The last topic in this chapter is polymerization techniques. Polymerization reactions can be carried out in solid, liquid और gaseous state. किसी भी स्टेट में हम polymerization करा सकते हैं, लेकिन solid state में आप समझते हैं कि proper mixing नहीं होती, so reaction slow होगा, practically important नहीं होगा. ये solid state में polymerization नहीं कराई जाती. गैसियस स्टेट में कॉम्प्लेक्स कोई हाई टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो सकती गैसियस स्टेट में, और हाई टेम्परेचर पे मोनोमर खुद पॉलीमराइज हो जाता है, तो गैसियस फेज भी नॉर्मल कंडीशन में हम नहीं करा सकते. सो नॉर्मल कंडीशंस में हम कौन से कराते हैं? लिक्विड फेज पॉलीमराइजेशन. तो लिक्विड फेज पॉलीमराइजेशन में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं वो हम पढ़ेंगे. लिक्विड फेज पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स में पहले जो आता है, पहले तो ये कि लिक्विड फेज में पॉलीमराइजेशन दो तरह की होती है, होमोजेनियस पॉलीमराइजेशन और हेट्रोजेनियस पॉलीमराइजेशन. होमोजेनियस पॉलीमराइजेशन मींस एक ही फेज होगी, हेट्रोजेनियस मींस डिफरेंट फेज होगी. एक ही फेज का मतलब क्या हुआ कि मोनोमर, इनिशिएटर और सॉल्वेंट वो एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए? सॉल्यूबल होने चाहिए और एक ही फेज बननी चाहिए. अगर इनसॉल्यूबल हुआ तो डिफरेंट फेजेस बनेंगी, तो वो हेट्रोजेनियस में आएगी. लेकिन होगी ये इनिशियल कंडीशन ओनली. रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले घुल जाए एक दूसरे में, बाद में तो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि पॉलीमर जब बनेगा दैट में भी इनसॉल्यूबल जो प्रोडक्ट होगा. तो लेकिन सॉल्यूबल अगर है शुरू में इनिशियल कंडीशन में, तो होमोजीनियस कैटेगरी में आएगा. अब होमोजीनियस जो है वो पॉलीमराइजेशन, ये भी दो तरह की है. एक बल्क पॉलीमराइजेशन है, एक सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन है. बल्क पॉलीमराइजेशन का मतलब कि यहाँ पे मोनोमर जो होगा वो लिक्विड होगा, उसी के अंदर हम इनिशिएटर को घोलेंगे, उसी के अंदर हम चेन ट्रांसफर एजेंट को घोलेंगे. चेन ट्रांसफर एजेंट होता है मोलिकुलर वेट, ज्यादा हाई मोलिकुलर मास नहीं आपको चाहिए, तब चेन ट्रांसफर एजेंट डाला जाता है टू कंट्रोल द मोलिकुलर मास ऑफ प्रोडक्ट पॉलीमर. ठीक है, वो मोनोमर में ही डिसॉल्व होते हैं टू फॉर्म वन फेज, दैट इज सिंगल फेज. और उसके बाद इसको हीट या एक्सपोज रेडिएशन, इनिशिएटर ब्रेक करने के लिए, इनिशिएटर जब टूटेगा तो फ्री रेडिकल बनेंगे, तो इनिशिएटर के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए या तो हीट चाहिए या गामा रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कुछ ना कुछ हाई एनर्जी रेडिएशन में एक्सपोज करना पड़ता है. इनिशिएटर के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं. इनिशिएशन होती है, प्रोपोगेशन होती है, टर्मिनेशन होती है. इस तरह से आपका वो होता है. रिएक्शन जो है ये हाईली एक्सोथर्मिक है बल्क पॉलीमराइजेशन का. कांस्टेंट स्टरिंग रिक्वायर्ड होती है फॉर यूनिफॉर्म हीट एंड मास ट्रांसफर. ठीक है, विद रिएक्शन टाइम जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता है विस्कोसिटी इंक्रीज होती है. मिक्सिंग बिकम डिफिकल्ट. अब स्टरिंग आपकी नहीं हो पाती इतने, सो पॉलीमर ऑफ डिफरेंट मासेस आर ऑब्टेन्ड. हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा पॉलीमर प्रोडक्ट का, लेकिन मासेस जो हैं उनके डिफरेंट होंगे. इन दिस प्रोसेस मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज सडनली, और इस सडन इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास को कहते हैं ऑटो एक्सेलरेशन. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ऑटो एक्सेलरेशन. अब इसके बाद थोड़ा सा बल्क का हो गया. इसकी एडवांटेजेस: पॉलीमर प्रोड्यूस्ड इज हाईली प्योर होगा, क्योंकि इम्प्योरिटी है ही नहीं, सॉल्वेंट है ही नहीं यूज किया हुआ. इनिशिएटर डिकम्पोज हो चुका है. हाई मॉलिक्यूलर मास विद वाइड रेंज ऑफ मासेस. अब प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? हाई होगा, और ऐसा नहीं होगा कि एक ही मॉलिक्यूलर मास के मॉलिक्यूल बनेंगे. अलग अलग वाइड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर मास होगा, अलग अलग मास के मॉलिक्यूल बनेंगे, लेकिन सबका मास हाई ही होगा, लो मास का कोई नहीं होगा. प्रोडक्ट हैज गुड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स. नो सॉल्वेंट कंटेमिनेशन, सॉल्वेंट की इम्प्योरिटी नहीं होगी. प्रोडक्ट कैन बी यूज डायरेक्टली, डू नॉट रिक्वायर एनी आइसोलेशन. किसी तरह की आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोनोमर ही तो था, उसी का पॉलीमर बना है, तो अलग करने की ज़रूरत नहीं है. हाईएस्ट पॉसिबल पॉलीमर यील्ड पर रिएक्टर वॉल्यूम इसमें जनरेट होती है. ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी हैं. हाई विस्कोसिटी, सो डिफिकल्ट इन मिक्सिंग. After 30 to 40% of polymerization reaction, auto acceleration occurs. ठीक है, और एकदम से
हाई मोलिकुलर मास बन जाता है। हीट हैजार्ड पॉसिबल है भाई, फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट्स होते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन एंड दैट में कॉज एक्सप्लोजन्स। सो ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस बल्क पॉलीमराइजेशन की। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस आएंगी। सब पॉलीमराइजेशन जो भी आप पढ़ेंगे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन। यूज टू प्रिपेयर कौन से? पॉलीस्टाइरिन, पॉलीमिथाइल मिथएक्रेलाइट की शीट्स, ठीक है। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन कराती है। लो मोलिकुलर मास एडिटिव्स एंड लुब्रिकेंट्स बनाने के काम में भी ये पॉलीमराइजेशन टेक्निक को यूज किया जाता है, ठीक है जी। दूसरी आई होमोजीनियस में सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन। सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन में अब मोनोमर को, इनिशिएटर को और चेन ट्रांसफर एजेंट को एक प्रॉपर सॉल्वेंट के अंदर घोलना पड़ेगा, एक फेज बनानी पड़ेगी, तभी तो सॉल्यूशन बना। अब जैसे ही सॉल्वेंट पड़ गया तो मोनोमर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बीच में आ गए, विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी, स्टरिंग भी इजी होगी, हीट ट्रांसफर भी इजी होगी, सब कुछ इजी हो जाएगा। ये जो है ये सॉल्वेंट हेल्प टू कंट्रोल विस्कोसिटी, कम करेगा एंड प्रमोट हीट ट्रांसफर, इजी हीट ट्रांसफर हो जाएगी। इसकी एडवांटेजेस भी देखने हैं। इजियर टेम्परेचर कंट्रोल होता है इससे, स्टरिंग इज इजी सो बिकॉज लो विस्कोसिटी होती है, प्रॉपर स्टरिंग होती है सो उस वजह से यूनिफॉर्म मास ट्रांसफर होगा। यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर मास नहीं होगी, आसपास ही रहेंगे मॉलिक्यूलर मासेस। डिसएडवांटेजेस है, हाई मॉलिक्यूलर मास नहीं बनता, लो, क्योंकि मोनोमर की कंसंट्रेशन क्या होती है? लो होती है। सेकेंड इज कंप्लीट रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत सॉल्वेंट रहेगा ही रहेगा, तो इम्प्योर प्रोडक्ट बनेगा। नीड्स टू बी ड्राई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन है यूज टू प्रिपेयर पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, पॉलीएक्रिलामाइड, पॉलीएक्रिलिक एसिड, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस तरह के पॉलीमर्स को बनाने के लिए काम आती है। कोटिंग्स और एडिजिव्स, पॉलीमर कोटिंग्स एंड पॉलीमर एडिजिव्स बनाने की ये काम आता है। तो ये तो हुई होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन। अब थोड़ा सा अकाउंट हेट्रोजीनियस पॉलीमराइजेशन का ले लेते हैं। इसमें भी दो तरह की है, सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन है और दूसरी है एमल्शन पॉलीमराइजेशन। हम सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं। एक सस्पेंशन बनानी पड़ेगी, इसमें सॉल्वेंट पानी ही होगा, पानी में मोनोमर सॉल्युबल नहीं होगा, ना इनिशिएटर सॉल्युबल होगा, ना चेन ट्रांसफर एजेंट सॉल्युबल होगा। इनको तीनों को पानी में डालने के बाद मिक्स करना पड़ेगा एजिटेटर से। एजिटेटर जब आप चलाएंगे बड़े जोर से मिक्स करना पड़ेगा, एक सस्पेंशन बनेगी और उस सस्पेंशन में माइक्रो ड्रॉपलेट्स बनेंगी इनकी, मोनोमर की, इनिशिएटर और इसकी, और उसका डायमीटर होगा 10⁻⁻² सेंटीमीटर। अब सस्पेंशन बन गई, इसके बाद आप हीट करेंगे, एक्सपोज करेंगे रेडिएशन को, तो पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये जो है वो थ्रू आउट होगी। अगर आपने एजिटेटर से मिक्स नहीं किया तो इनिशिएटर कहीं अलग से पड़ा रहेगा, मोनोमर कहीं अलग से पड़ा रहेगा, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। इनिशिएटर एक जगह पे टूट के फ्री रेडिकल बनाएगा और उसको दूसरे कुछ नहीं मिलेगा, इसके लिए मोनोमर मिलेगा नहीं, तो चेन इनिशिएशन नहीं होगी प्रॉपर। तो इस वजह से ये मिक्स तो प्रॉपर करने पड़ेंगे। एडवांटेजेस है, वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट, गुड मीडियम फॉर हीट डिसिपेशन, मतलब हीट हजार्ड नहीं है, इजी स्टरिंग होगी, ग्रेन्युलर पॉलीमर बनेगा जो पानी में इनसॉल्युबल होगा और इजीली क्या होगा वो रिमूव होता रहेगा। डिसएडवांटेजेस भी इसकी होंगी, क्योंकि इसमें पहली डिसएडवांटेज है कि पानी में इनसॉल्युबल मोनोमर ही चलेंगे ओनली, ठीक है। दूसरी होगी लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन हाई मोलिकुलर मास। अगर छोटा मोलिकुलर मास के पॉलीमर चाहिए तो तुरंत बन जाएंगे, लेकिन अगर हाई मोलिकुलर मास तो आपको वेट करना पड़ेगा, लंबा टाइम लगेगा। एप्लीकेशंस है इसकी, पॉलीस्टाइरिन बीड्स बनाने के काम आती हैं। ये बीड्स जो हैं वो आयन एक्सचेंज रेजिन में यूज होती हैं। पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन यूज्ड एज नॉन स्टिक कोटिंग्स, ये जो आपके नॉन स्टिक कुकवेयर हैं जितने भी हैं उनके ऊपर जो लेयर लगी होती है पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन की, और वो भी इसी तरीके से बनाई जाती है। लास्ट रहेगी एमल्शन पॉलीमराइजेशन, ये मैं आपको सेल्फ स्टडी दे रहा हूं। एमल्शन में यहाँ पे सस्पेंशन में आपको एजिटेटर की हेल्प से सस्पेंशन करनी पड़ी,
प्रॉपर मिक्सिंग करनी पड़ी। यहाँ पे आप एमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे और इसको जब शेक करेंगे तो एमल्शन बनेगी, मिल्क के जैसे यूनिफॉर्म हो जाएगा। मिल्क इज ऑल्सो एन एमल्शन। तो बाकी सारी चीजें लगभग सेम रहेंगी। ये आपने देख लेना है 2 मिनट का। With this chapter is over. In next video we will discuss another part of this unit, that is crystallinity in polymer. Okay, thank you.